चैनल पर आपका स्वागत है। संधि टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। संधि टॉपिक को पढ़ ही नहीं रहे, हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और इस तरह से पढ़ रहे हैं कि हमारे एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना हो। संधि में सबसे पहले हमने संधि की परिभाषा सीखी, हमने अक्षर और वर्ण में अंतर सीखा, एक बेस सीखा कि कैसे अक्षर नहीं मिलते हैं संधि में, वर्ण मिलते हैं, वर्णों का योग करना सीखा। संधि को तीन भागों में बांटा गया है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि से हमने स्टार्ट किया है। स्वर संधि में आपने देखा कि स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताता आया हूं मैं कि हिंदी में आपके 44 वर्ण होते हैं, जिनमें से 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। संधि में ये वर्ण आपके जुड़ते हैं, अक्षर नहीं जुड़ते हैं। मैंने एग्जाम्पल से समझाया था कि जैसे ये आगमन आपके एक शब्द है, तो इसमें जो आ गए मैं न, ये क्या है, जो शब्द बनता है वो अक्षर से बनता है, ये सभी अक्षर है और इसे आगे विभाजित किया जा सकता है, जिसमें स्वर को आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जितने भी स्वर है ये तो इसी स्वरूप में रहेंगे, लेकिन जो ये व्यंजन है, ये जो बाकी व्यंजन से बने अक्षर है, इन्हें आगे विभाजित किया जा सकता है। गै को हम गै हलंत और ए में लिख सकते हैं, मैं को हम मैं हलंत और ए के रूप में लिख सकते हैं। इस तरह से अक्षर का निर्माण वर्णों के योग से होता है, व्यंजन से होता है, स्वर से होता है। इसके बारे में हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। संधि का बेस हम वहां बना चुके हैं। स्वर संधि हमने स्टार्ट की। स्वर संधि में हमने सीखा कि स्वर के साथ में स्वर का मेल होगा। लास्ट वीडियो में हमने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा और आज हम गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि के आपके सामने तीन नियम है। पहला नियम क्या करता है, एक एक करके नियम को समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से नियमों को समझने का प्रयास करेंगे। पहला नियम आपको कहता है कि प्लस के इधर ए या आ में से कोई भी एक स्वर हो, या तो ए हो सकता है या आ हो सकता है। प्लस के इधर ई या बड़ी ई में से कोई भी एक स्वर हो, या तो ई होगा या फिर बड़ी ई होगा। तो क्या होगा, तो ये दोनों स्वर मिलकर ए स्वर का निर्माण करेंगे। कैसे करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। नर प्लस इंदर, नर प्लस इंदर में आपने देखा कि प्लस के इधर तो ई स्वर है, लेकिन प्लस के इधर क्या है सर, प्लस के इधर तो रे स्वर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आपको बताया है मैंने कि जितने भी व्यंजन है, व्यंजन से बने अक्षर है, कोई क हो चाहे च हो चाहे रे हो, इनको आप विभाजित कर सकते हैं और क हलंत और ए में लिख सकते हैं, च हलंत और ए में लिख सकते हैं। च हलंत यानी आधा च, इसमें जो ए अक्षर जुड़ेगा तो पूर्णतः ये च अक्षर का निर्माण होगा। ऐसे ही र हलंत में ये ए स्वर जुड़ेगा तो इस र का निर्माण होगा। तो इस र को मैं र हलंत और ए में विभाजित कर देता हूं। विभाजित करने के बाद में आप देखोगे तो प्लस के इधर आप देखोगे कि ए है और प्लस के इधर ई है। तो अब आप देखो गुण संधि के नियम में आ रहा है क्या, देखो गुण संधि में क्या है कि अगर प्लस के इधर ए हो और प्लस के इधर ई हो तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, एक का निर्माण करेंगे। तो इस ए और इस ई दोनों के स्थान पर इस एक का निर्माण हो जाएगा। समझ रहे हैं, इस ए और ई दोनों के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ये ए लिखा जाएगा। अब आप शब्द का निर्माण करो तो कैसे करोगे, यहां से स्टार्ट करो। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले न है, न को लिख दिया। उसके बाद में क्या है, रे हलंत। अब रे हलंत में ये ए स्वर जुड़ेगा। समझ रहे हैं, इसके लिए भी मैंने आपको पहले बताया, वापस रिकॉल करा देता हूं कि स्वर कैसे मात्रा के रूप में जुड़ते हैं। ये क हलंत यानी ये व्यंजन स्वरूप है। अब इससे अगर अक्षर का निर्माण होगा, क हलंत में जब ए जुड़ जाएगा तो केवल क बनेगा, कोई मात्रा नहीं लगेगी। लेकिन जब क हलंत में ये आ स्वर जुड़ेगा तो इस तरह से मात्रा के रूप में जुड़ेगा। क हलंत में ई स्वर जुड़ेगा तो इस तरह छोटी ई की मात्रा के रूप में जुड़ेगा। क हलंत में ये बड़ी ई जुड़ेगी तो बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी। इस तरह से अक्षरों का निर्माण होगा। ये क हलंत व्यंजन है, इसमें सारे स्वर जुड़ सकते हैं और स्वरों को तोड़ भी सकते हैं। ऐसे ही क हलंत में जब ए स्वर जुड़ेगा तो इस तरह मात्रा के रूप में जुड़ेगा ना। इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, के को आप तोड़ोगे तो कैसे तोड़ोगे, क हलंत और ए स्वर के रूप में तोड़ोगे। इसके बारे में हम हर वीडियो में बात करते हैं, यही बेस है संधि का। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये ए और ई दोनों मिलकर इस ए स्वर का निर्माण कर रहे हैं। यहां से स्टार्ट किया हमने, न आ गया, रे हलंत आ गया। अब रे हलंत में क्या जुड़ेगा, ये ए स्वर जुड़ेगा ना। तो कैसे जुड़ेगा, एक की मात्रा लगा दो। क्या होती है मात्रा, ये एक की मात्रा हो गई। पीछे क्या बचा, पीछे आधा न और द्र बच गया, आधा न और ये द्र। इस तरह से गुण संधि के पहले नियम से नरेंद्र शब्द का निर्माण हो गया। समझ रहे हैं। दूसरा नियम समझते हैं,
ए और आ के बाद में अगर ऊ या बड़ा ऊ आए तो दोनों स्वर मिलकर ओ स्वर का निर्माण करेंगे। कैसे करते हैं देखो, प्लस के इधर तो आप ऊ देख रहे हो, लेकिन प्लस के इधर क्या हा है, हा को विभाजित कर दो भैया। ये हा को कैसे विभाजित करोगे, इस मात्रा को स्वर के रूप में अलग कर दो तो आपके ये इधर तो है हो जाएगा और है के हलंत लग जाएगा, और ये मात्रा है, ये आ की मात्रा को स्वर के रूप में अलग लिख दिया। इसी तरह से यहां लिखा है, इस हा में इस है हलंत और आ में विभाजित कर दिया, इधर ऊ है। अब आप देखो गुण संधि के नियम में आ रहा है क्या, इधर आ रहा है, इधर ऊ आ रहा है, तो आ के बाद में अगर ऊ आए तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ओ का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों के स्थान पर ये ओ आ जाएगा। अब आप शब्द का निर्माण करो, शब्द का निर्माण करो तो पीछे यहां सबसे पहले क्या मैं है, मैं को यहां एज इट इज लिख दिया। अब है हलंत में ओ स्वर जुड़ेगा तो ओ की मात्रा के रूप में जुड़ेगा, ओ की मात्रा लगा दो। है हलंत में ओ की मात्रा लगाओगे तो कैसे लगाओगे, इस तरह से मात्रा लगा दोगे। पीछे क्या बच गया, द और ये बच गया, द लिख दो और ये लिख दो। इस तरह से गुण संधि के दूसरे नियम से महोदय शब्द का निर्माण हो गया। दो नियम आपने सीखे, पहले नियम में आपने देखा कि एक ही मात्रा लगेगी, दूसरे नियम में आपने देखा कि ओ स्वर आ रहा है मात्रा के रूप में। तीसरा नियम समझ लेते हैं। तीसरा नियम ध्यान से देखना, यहां पर अर का निर्माण होगा। प्लस के इधर ए या आ में से कोई भी एक स्वर हो और प्लस के इधर री हो, री स्वर हो, तो दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे, ए और र हलंत का निर्माण करेंगे। देखो यहां पे हा को आप कैसे विभाजित कर सकते हो, है हलंत और आ स्वर में विभाजित कर सकते हो। प्लस के इधर री है, आ के बाद में री आएगा तो दोनों मिलकर अर का निर्माण करेंगे। तो इन दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर ये अर आ जाएगा। बनाओ शब्द बनाओ, शब्द बनाओगे, मैं सबसे पहले आ गया, मैं के बाद में है हलंत में ये ए स्वर जुड़ेगा तो पूर्ण है का निर्माण होगा या नहीं होगा। ये है के जिनसे जो हलंत है ये हटेगा या नहीं हटेगा। बताया मैंने आपको कि क को आप क हलंत और ए में लिख सकते हो, सभी व्यंजनों को इस स्वरूप में विभाजित कर सकते हो, अक्षर को विभाजित कर सकते हो और व्यंजन से अक्षर बना सकते हो। तो है हलंत में जब ये ए स्वर जुड़ेगा तो पूर्ण है का निर्माण हो जाएगा। आगे क्या बचा, र हलंत बचा, पीछे क्या बचा, सी बचा। तो इस र हलंत का मतलब क्या हो गया, आधा र हो गया। किसी भी व्यंजन स्वरूप में हलंत लगता है तो उसका क्या मतलब होता है, क हलंत का क्या मतलब है, ये आधा क है। जो क्या में आप आधा क लिखते नहीं, आधा क ही तो क हलंत है, आधा च ही तो च हलंत है, ये आधा र ही तो र हलंत है। तो इस आधा र को आप मात्रा के रूप में ऊपर भी तो लगा सकते हो, यहां भी तो आप लिख सकते हो रेफे के रूप में। यहां पे देखो आपने इसको इस तरह से यहां पे र को लगा दिया, महर्षि शब्द का निर्माण हो। यह है गुण संधि का तीसरा नियम, जहां पे ए को आपने है हलंत में जुड़ा तो पूर्ण है बच गया, रे को यहां आपने ऊपर लगा दिया और यह महर्षि शब्द का निर्माण हो गया। यह है गुण संधि के तीन नियम। अब इनका आपको ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है, ज्यादा से ज्यादा शब्दों को आप हाथ से निकालेंगे उतने ही आपके ये नियम समझ में आएंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, आपको संधि करना समझ में आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल सोल्व करते हैं। दिन प्लस इसमें आपने देखा ये न है, न को मैं न हलंत और ए स्वर में विभाजित कर सकता हूं। इधर इसका ई थोड़ा अलग लिख दिया तो ए और ई दोनों मिलकर किसका एक का निर्माण करेंगे। अब ये एक ही मात्रा न हलंत में जुड़ेगी तो इस स्वरूप में जुड़ेगी और दिनेश शब्द का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ही यथा प्लस इच्छा में था आ रहा है, था को आप थ हलंत और आ स्वर के रूप में विभाजित कर दो, इधर ई है, आ और ई मिलकर दोनों एक का निर्माण करेंगे। अब ये थ हलंत में जब ए स्वर जुड़ेगा तो थे के रूप में जुड़ेगा, ये यहां पर एजेटिज आ गया, थ हलंत में ए स्वर जोड़ दिया, थे बन गया, पीछे आधा च और छा लिख दिया, यथाचा शब्द का निर्माण हो गया। नौ प्लस उदय, नौ में वह को आप वह हलंत और ए स्वर में विभाजित कर दिया, इधर उदय का उ आ गया, ए और उ मिलकर ओ का निर्माण करेंगे। अब यहां से स्टार्ट करो तो नए को यहां पर एजेटिस लिख दिया, वह हलंत में ओ स्वर जुड़ा तो वो का निर्माण हो गया, पीछे द और यह बच गया, नवोदय शब्द का निर्माण हो गया। ऐसे ही आपको अभ्यास करके शब्दों का निर्माण करना है। अगर आपको संधि का, गुण संधि का नियम समझना है, गुण संधि के नियम समझने हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स का अभ्यास करना है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से हल कर दोगे। अगर गुण संधि के तीन नियम आपके दिमाग में है और आपने संधि करना सीख लिया यहां पर, जैसे कि अभी हमने किया, तो क्वेश्चंस आसानी से हल हो सकते हैं। ज्ञान प्लस उदय, यहां पे दो शब्द लिखे हुए, तो ज्ञान में आपको देख रहे हैं न को हम न स्वर है, इधर तो उ स्वर आ रहा है, इधर न अक्षर है, अक्षर को हम वर्ण में विभाजित कर सकते हैं। तो यहां पर हम ज्ञा और ये जो न अक्षर है इसको वर्णों में विभाजित किया तो हम न हलंत और ए के रूप में लिख सकते हैं।
फिर आगे प्लस आ गया, इधर क्या उदय है, उदय का उ दय और ये। अब ये ए के बाद में अगर उ आता है तो गुण संधि का अभी आपने नियम सीखा है, यहां पर आपने नियम सीखा है कि ए के बाद में अगर उ आता है तो क्या बनता है, इन दोनों के स्थान पर ओ बन जाता है। तो ओ बना दो भैया, ओ बनाओगे तो इन दोनों के स्थान पर ओ बन जाएगा। ओ बनने पर अब आप शब्द निर्माण करो, तो यहां से स्टार्ट करो, तो ज्ञा यहां पर एज इट इज आ गया। नए हलंत में ये ओ स्वर जुड़ेगा तो ये मात्रा के रूप में जुड़ेगा ना। आगे क्या बचा, पीछे क्या बचा, पीछे दय और ये बच गया, दय लिख दिया और ये लिख दिया, ज्ञानोदय शब्द का निर्माण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ज्ञानोदय होगा, ज्ञानोदय होगा, ज्ञानोदय होगा, क्या होगा, ज्ञानोदय होगा ना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपके राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव प्लस इतर। मानव में आप वह को वह हलंत और ए स्वर में विभाजित कर सकते हैं। ए के बाद में अगर ई आता है तो क्या बनता है, नियम पढ़ा है आपने कि अगर ए के बाद में ई आता है तो गुण संधि के नियम से ए स्वर का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देखेंगे मानव को आप मा न वह हलंत और ए के रूप में लिख दिया, प्लस इधर इतर लिख दिया, इधर इतर लिख दिया। अब ए और ई के स्थान पर ए स्वर का निर्माण होगा। अब आप देखोगे शब्द निर्माण करोगे तो मां यहां पर एज इट इज आ गया, न यहां पर एज इट इज आ गया, वह हलंत में ए स्वर जुड़ जाएगा तो इस तरह मात्रा के रूप में जुड़ जाएगा। पीछे बच गया तय और र, मानवेतर शब्द का निर्माण हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप आसानी से हल कर दोगे, जहां पर आपको संधि विच्छेद भी दिया होगा और शब्द भी दिया होगा, तो दो शब्दों से आराम से संधि करके आप शब्द बना दोगे। समझ में आ गए यहां तक। अब आगे देखते हैं, हम आगे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं जहां पर क्या होता है कि नियम पता होने के बावजूद भी आपको क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं पता चलता। क्यों पता नहीं चलता, यहां पर आप देखेंगे, पहले की वीडियो में भी मैंने बताया कि जैसे उपेक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उपेक्षा शब्द में एक ही मात्रा आ रही है, तो यहां से एक अनुमान लगा सकते हैं, खाली अनुमान लगाना कि गुण संधि का नियम हो सकता है। गुण संधि का अभी अपन नियम पढ़ा है कि ए या आ के बाद में ई या बड़ी ई आए तो ए स्वर का निर्माण होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां तो ये नियम लगता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि यहां पर तो प हलंत और ए हो गया और ये ए आ रहा है, ए नहीं आ रहा ना, तो यहां पर तो नहीं लगेगा। यहां पर क्या है, प हलंत है, हलंत मतलब स्वर, ए स्वर तो है ही नहीं यहां पे, तो यहां पर भी नहीं लगेगा। अब यहां पर ए आ रहा है, यहां पर देखोगे तो प हलंत और ए स्वरों में विभाजित कर सकते हैं। प्लस के इधर ए आ रहा है और प्लस के इधर ई आ रहा है, लेकिन यहां पर भी तो प्लस के इधर ए आ रहा है और प्लस के इधर ई आ रहा है, तो दोनों जगह ही गुण संधि का नियम लग रहा है। इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, और दोनों जगह नियम से आप उपेक्षा शब्द का निर्माण भी कर सकते हो। दोनों जगह नियम लग रहा है, तो यहां पर क्या देखना है, यहां पर हमें शुद्ध शब्द देखना है। अब यहां पे बात अटक गई कि इच्छा सही रूप होगा या ईक्षा सही रूप होगा, ई छोटी आएगी या बड़ी आएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि ये कुछ ऐसे शब्द है जो संधि विच्छेद करने पे प्राप्त होते हैं। एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस दे देता है और हमें शब्दों का शुद्ध रूप नहीं पता होता है, क्योंकि आमतौर पर सामान्य तौर पर इन शब्दों का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये संधि विच्छेद करने के पश्चात प्राप्त होते हैं। इस कारण से हमें इनकी जानकारी नहीं है। तो ऐसे शब्दों को आपको याद रखना है। इन शब्दों को आप कॉपी में लिख लो, याद कर लो, बार बार काम में आएंगे। एक भी शब्द आपने याद कर लिया, जैसे इक्षक कर लिया, तो परीक्षक, अधीक्षक, अन्वीक्षक, सभी शब्द आप का सही संधि विच्छेद आप कर सकते हो। आगे हम देखते हैं अंकेक्षण शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो वही बात हो गई, यहां पर नियम अप्लाई हो रहा है, नियम दोनों में हो रहा है आपके। यहां पर भी ए के बाद में ई आके एक का निर्माण कर रहा है, यहां पर भी ए के बाद में बड़ी ई आके एक का निर्माण कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि इक्षण को कैसे लिखा जाता है, इक्षण में ई बड़ी आती है। अगर आपको यह पता है तो आप ये सही नहीं करोगे, ये ऑप्शन सही करोगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे शब्दों का शुद्ध रूप भी आपको पता होना चाहिए। लिख लो, याद कर लो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको सोल्व करने, ताकि अलग अलग तरह के उदाहरण आपके सामने आए और एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से हल कर पाओ। कॉन्सेप्ट आपने सीखा कि कैसे दो शब्दों में आपने वर्णों का योग किया और एक शब्द का निर्माण किया संधि का नियम लगाकर। अब इसका रिवर्स हो जाए तो, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई नरेश में कौन सी संधि होगी, परोपकार में कौन सी संधि होगी, देवर्षि में कौन सी संधि होगी। तो इसके लिए आपको संधि विच्छेद भी आना चाहिए, जो कि इससे थोड़ी सी कठिन प्रक्रिया है, लेकिन यहां पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए ट्रिक भी बनाई गई है, जहां पर आपको बताया कि एक की मात्रा आने पर आपके ओक की मात्रा आने पर और अर आने पर शब्द में आपके गुण संधि होगी।
तो ये ट्रिक कैसे बनाई गई? स्वाभाविक सी बात है कि जब हम शब्द निर्माण कर रहे थे, यहाँ पे शब्द निर्माण कर रहे थे, तो लास्ट में ए ही आएगा या फिर ओ आएगा या फिर अर आएगा, क्योंकि नियम में यही आ रहा है। नियम में जब शब्द बनेगा तो यही तो स्वर आएंगे ना, तो इनकी मात्रा तो शब्द में मिलेगी। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि यह मात्रा होने के बाद भी आपके गुण संधि ही हो। दूसरी संधि के एग्जाम्पल में भी यह मात्रा आ जाती है। तो आपको ट्रिक्स के भरोसे नहीं रहना है, इसके लिए आपको संधि विच्छेद आना चाहिए। संधि विच्छेद कैसे सीखे, ध्यान से देखना। संधि विच्छेद में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा कठिन है लेकिन ध्यान दोगे तो सीख जाओगे। यहां पे नरेश में आप एक ही मात्रा देख रहे हो, एक ही मात्रा से आप एक अनुमान लगा सकते हो कि गुण संधि हो सकती है। क्योंकि गुण संधि में आपने देखा कि आज तो ए स्वर का निर्माण होता है, या ओ स्वर का निर्माण होता है, या फिर अर स्वर का निर्माण होता है। तो यहां पर गुण संधि की संभावना देखते हुए इस ए स्वर को अलग कर लो। ए स्वर को अलग कैसे करोगे? न को यहां पर ऐसे कैसे लिख दिया, रे में आप र हलंत और इसे ए के रूप में लिख सकते हो। पीछे क्या बचा? श बच गया। श को आप ऐसे कैसे लिख दो। अब ये एक कैसे आता है गुण संधि में? गुण संधि में ए तब आता है जब ए या आ के बाद में ई या ई या ये दोनों स्वर मिलकर ए स्वर का निर्माण करते हैं। तो ये कब आएगा? जब इधर तो ए या आ होगा और इधर ई या बड़ी ई में से कोई एक स्वर होगा, तो दोनों स्वर मिलकर इस ए स्वर का निर्माण करेंगे। तो इस ए स्वर के स्थान पर यह लिखा जा सकता है। अब लिखो, देखे, अब यहां से स्टार्ट करो तो आप नए लिख दिया आपने एज इट इज। अब आप देख रहे हैं कि एक के इधर क्या है, प्लस के इधर जो है वो एक के इधर जुड़ेगा। अब रे हलंत में या तो ए जुड़ेगा या आ जुड़ेगा। तो ए जुड़ने पे तो यह रे बन जाएगा और आ जुड़ने पे यह नरा बन जाएगा। तो नरा कोई शब्द नहीं होता है, नर शब्द होता है, तो हमने यहां पर ए जोड़ दिया। अब प्लस के अंदर छोटी जुड़ेगी या बड़ी जुड़ेगी, तो पीछे क्या श है, तो ये ई लिख दिया और इसमें श जोड़ दिया, तो ये ईस बन गया। लेकिन आपको पता है ईस में ई बड़ी आती है, तो आपने यहाँ पे बड़ी ई लगा दी और ये नर प्लस ईस दो शब्द आपने प्राप्त कर लिए संधि विच्छेद करके। संधि विच्छेद आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा, यूट्यूब पर संधि विच्छेद करना कोई नहीं बताएगा आपको। ट्रिक्स जरूर बताते हैं, ट्रिक्स तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं। साफ साफ पता है कि एक की मात्रा आ रही है नियम में, ओ की मात्रा आ रही है, अर का स्वर आ रहा है, अर की ध्वनि आ रही है, तो ये तो आपको वैसे ही पता है। लेकिन इससे सारे क्वेश्चन सही नहीं होंगे। सारे क्वेश्चन सही करने के लिए आपको शब्द का विभाजन करना सीखना होगा। फिर से मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, समझ में आएगा आपको। परोपकार में आप देख रहे हैं कि ओ की मात्रा आ रही है, तो यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि यहां पर गुण संधि हो सकती है। तो इस ओ स्वर को आप अलग कर दो, क्योंकि आपको पता है कि ओ स्वर का निर्माण होता है गुण संधि में। तो ओ स्वर को अलग करो, तो कैसे करोगे? पै र हलंत और इस ओ स्वर को मैंने अलग कर लिया। पीछे क्या बच गया? पीछे आपके पै का र बच गया, तो यहां पर पै का र लिख दिया। अब ये ओ स्वर कब आता है? ये ओ स्वर तब आता है जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो और प्लस के इधर उ या बड़े ऊ में से कोई स्वर हो। तो लगा दो भैया, प्लस के इधर क्या लगाओगे? पै, यहां पर एज इट इज लिख दिया। र हलंत के बाद में ए स्वर लगाओगे, आ ए लगाओगे तो रे बनेगा, आ लगाओ तो परा बनेगा। लेकिन पर आपको सार्थक शब्द दिखाई दे रहा है प्लस। अब इधर क्या लिखना है? पकार से पहले क्या आएगा? या तो ऊ आएगा या बड़ा ऊ आएगा। तो उपकार में कौन सा होता है? उपकार में आपको पता है छोटा ऊ होता है, तो आपने छोटा ऊ लिख दिया। पर प्लस उपकार से परोपकार शब्द का निर्माण। शब्द का विभाजन करना सीखा, संधि विच्छेद करना सीखा। कहीं नहीं बताया जाएगा आपको ऐसे संधि विच्छेद करना, और बहुत जरूरी है। एक बार जोर आएगा लेकिन अभ्यास कर लोगे तो संधि में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने वास्तविक तरीका सीख लिया। एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। देवर्षि यहां पर थोड़ा सा और कठिन है, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। देवर्षि शब्द है यहां पर, देवर्षि, देवर्षि शब्द है यहां पर। देवर्षि को विभाजित करना है, तो आपने देखा है कि अर आ रहा है, लास्ट में अर आ रहा है, तो अर को अलग कर लो, क्योंकि गुण संधि में अर बन रहा है। तो अर से आप गुण संधि की तरफ जाओगे, आप अर को अलग करोगे, तो वह को आप वह हलंत और ए के रूप में लिख सकते हो। ये र ऊपर जो लग रखा है ये क्या है? आधा र है। पीछे क्या बच जाएगा? पीछे शी बच जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आपने अर को अलग कर लिया। ये अर कब आता है? जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक हो और प्लस के इधर री हो, तब क्या आता है? तब ये अर आता है। लगा के देख लो। दे यहां पर एज इट इज आ गया,
वह हलंत में अब ए जुड़ेगा या आ जुड़ेगा, तो देवा नहीं होता, देव होता है, तो ए जोड़ दिया आपने, प्लस आ गया। इधर री जुड़ेगा तो री लिख दिया आपने, री के बाद में क्या सी लिख दिया आपने, तो ऋषि बन गया। तो देव प्लस ऋषि से आपके देवर्षि शब्द, देव प्लस ऋषि, सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं। तीनों में आपने देखा विभाजन करने पर सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, सही शब्द प्राप्त हो रहे हैं, तो मतलब इसमें गुण संधि होगी और आपने शब्द का विभाजन करना सीख लिया। अब आपको लास्ट एग्जाम्पल बताता हूं, बताओ देखिए इसमें कौन सी संधि होगी। यहां पर भी आपको ओ की मात्रा दिखाई दे रही है, ओ की मात्रा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहां पर गुण संधि हो सकती है। तो मैं यहां पर यह शब्द लिखता हूं आत्मा वैलोकन, और ये मैंने यहां पर आत्मावलोकन शब्द लिख दिया। अब ये ओ स्वर है, इसको यहां अलग करो, देखें आत्मा व हलंत, और ये ओ स्वर को अलग कर लिया, पीछे बच गया क और न। ये ओ स्वर कब आता है, जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर उ या उ में से कोई एक स्वर हो। तो लगा के देखो, तो देखोगे तो यहां पर आ आदा तय मा एज इट इज आएगा। वह हलंत में जब ए स्वर जुड़ेगा तो ये हो जाएगा, इधर उ जुड़ जाएगा। तो ये सार्थक शब्द प्राप्त हुई है क्या भैया, बड़ा उ कर दो चाहे छोटा उ कर दो, यहाँ पे आ लगा दो चाहे, ये सार्थक शब्द प्राप्त में हो रहे हैं क्या। आत्म व आत्मा कुछ शब्द होता है क्या, या उकन कोई शब्द होता है क्या, गलत शब्द प्राप्त हो गए ना। तो अब अगर आप ट्रिक के भरोसे चले और यहाँ पे ओ की मात्रा देख ली, गुण संधि कर दी, तो गलत हो गया ना आपका, क्योंकि आप विभाजित करके देखोगे तो सार्थक शब्द तो यहाँ पर प्राप्ति नहीं हो रहे हैं, तो यहां पर ये गलत हो गया, गुण संधि इसमें है ही नहीं। तो कौन सी संधि होगी, इसके लिए फिर से आपको देखना होगा, वो आपको शब्द की तरफ गौर से देखना होगा, और शब्द में आपको देखना होगा यहाँ आस्वर भी तो आ रहा है। आस्वर कब आता है, तब आपको दीर्घ संधि का नियम पता होना चाहिए कि ए या आ के बाद में ए या आ आए तो दोनों मिलकर आस्वर का निर्माण करते हैं। यह आपको दीर्घ संधि का नियम पता होना चाहिए। इस नियम को अप्लाई करके देखो, देखे इससे तो नहीं हो रहा, गुण संधि के नियम से तो नहीं हो रहा, दीर्घ संधि का नियम अप्लाई करके देखो। तो आत्मावलोकन शब्द है आपके सामने, आत्मावलोकन शब्द है, इसमें आप अब दीर्घ संधि का नियम अप्लाई करो, तो यहां पर आपको आ स्वर दिख रहा है, आ की मात्रा दिख रही है, यहां से तोड़ दो तभी तो दीर्घ संधि का नियम अप्लाई होगा। तो यहां पर आप आत्म, ये आ स्वर को अलग कर लिया, पीछे वह लो क न। अब ये आ स्वर कब आता है, जब प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, प्लस के इधर ए या आ में से कोई स्वर हो, तो इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, और प्लस के इधर ए या आ में से कोई एक स्वर हो, तभी तो ये आ स्वर आता है ना। तो इसके स्थान पर ये स्वर आ जाएंगे। अब आप देखो तो यहां पर आप देखेंगे कि आ यहां पर एजेटिज आ गया, आदा तय आ गया, और मैं हलंत में जब ये ए जुड़ेगा तो पूर्ण मैं का निर्माण हो जाएगा, तो ये आत्मा शब्द आ गया। इधर ए या आ दोनों में से एक लिखा जाएगा, तो अवलोकन नहीं होता, अवलोकन होता है, तो मैंने ए लिख दिया। तो अब देखोगे आप संधि विच्छेद करने पे क्या प्राप्त हुआ, आत्मा अवलोकन। सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं ना, आत्म और अवलोकन दोनों सही शब्द प्राप्त हो रहे हैं। आत्म का अवलोकन आत्मा अवलोकन होता है, इसको परिभाषित कर रहे हैं। तो यहां पर दीर्घ संधि का नियम लगाने पर आपको सार्थक शब्द प्राप्त हुए, सही सही संधि विच्छेद हुआ। तो यहां पर गुण संधि नहीं होगी, इस शब्द में आपके कौन सी संधि होगी, इस शब्द में आपके दीर्घ संधि होगी। तो इस तरह से आपको केवल मात्राओं से ट्रिक समझ के याद करके इसे क्वेश्चन को, शब्द को डील नहीं करना है, क्योंकि मात्रा देख के करोगे आप तो गलत होने की संभावना हो जाएगी। इसके लिए आपको यह संधि विच्छेद सीखना होगा। हाँ, हो सकता है 8-10 क्वेश्चन आए तो 4-5 में आपको ऐसा ही शब्द मिले जिसमें से एक ही संधि की संभावना हो, लेकिन अगर एक से अधिक संधि की संभावना हो गई, यहां पर ओ की मात्रा भी आ रही है, आ की मात्रा भी आ रही है, मैं के ओ और आ की मात्रा दोनों आ रही है, तो दोनों नियम अप्लाई करके देखना है। आपको देखना है कि यहां पर ओ से मैं तोड़ता हूं शब्द को तो सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, ये यहां पर ये आ स्वर को तोड़ने पर सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं। तो आ स्वर को तोड़ने पर सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं, यानी दीर्घ संधि का नियम लगाने पर सार्थक शब्द प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां पर गुण संधि नहीं होगी, यहां पर दीर्घ संधि होगी। स्टार्टिंग में आप देखोगे थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन अभ्यास में लाओगे और अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन संधि में सही कर सकते हो। संधि में आपके प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। इस तरह से आज हमने गुण संधि में सबसे पहले तो वर्णों को जोड़कर संधि करना सीखी, फिर संधि विच्छेद करना सीखा। इससे ही नेक्स्ट वीडियो में हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।